हेलो फ्रेंड, देखिए पिछले क्लास में हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन तक किए थे, सॉरी 8 नंबर तक किए थे। ठीक है, आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए केल्डवेल कुक ने, ऑप्शन बी पियाजे ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, या ऑप्शन डी मॉन्टेसरी ने। वही इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। प्ले इज अ नेचुरल टेंडेंसी वाज सेड बाय, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो कार्ल कार्लवेल कोक, ऑप्शन बी पिगा पिगासे, ठीक है, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, या ऑप्शन डी मॉन्टेसरी ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्लवेल कोक ने कहा था। ठीक है, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो केल्डवेल कुक ने कहा था। ओके, 9 का आंसर हो जाएगा ए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन, भ्रमण विधि विकसित करता है, तो भ्रमण विधि क्या विकसित करता है? ऑप्शन ए सहयोग की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी रचनात्मक शक्ति, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष ज्ञान, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सकर्शन मेथड डेवलप्स, क्या डेवलप करता है? तो कोऑपरेटिव टेंडेंसी, ऑप्शन बी क्रिएटिव पावर, ऑप्शन सी डायरेक्ट नॉलेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी सभी। ठीक है, एक्सकर्शन मेथड जो है, ये जो तीनों ऑप्शन है ये सभी को डेवलप करता है। सहयोग की प्रवृत्ति भी, रचनात्मक शक्ति भी विकसित करता है, एंड प्रत्यक्ष ज्ञान भी करता है। तो इस 10 का आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। विषय वस्तु निर्धारित करता है, तो विषय वस्तु निर्धारित क्या करता है? तो ऑप्शन ए शिक्षण विधि, ऑप्शन बी शिक्षक की मनोवृत्ति, ऑप्शन सी शिक्षार्थी की भागीदारी, या ऑप्शन डी शिक्षक प्रभावशीलता। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए। डिटरमाइन सब्जेक्ट मैटर, तो डिटरमाइन सब्जेक्ट क्या मैटर करता है? तो ऑप्शन ए टीचिंग मेथड, ऑप्शन बी टीचर्स एटीट्यूड, ऑप्शन सी लर्नर पार्टिसिपेशन, या ऑप्शन डी टीचर इफेक्टिवनेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टीचिंग मेथड। डिटरमाइन सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु निर्धारित करता है, क्या करने का? तो शिक्षण विधि। ओके, 11 का आंसर हो जाएगा ए। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, तो शिक्षार्थी केंद्रित विधि मतलब लर्नर सेंटर मेथड, यानी कौन सा मेथड इसको कहते हैं? तो ऑप्शन ए आगमन कहते हैं विधि, या ऑप्शन बी निगमन विधि कहते हैं, या ऑप्शन सी व्याख्या विधि कहते हैं, या ऑप्शन डी निर्देश विधि कहते हैं। ऑप्शन ए इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन बी डिडक्टिव मेथड, ऑप्शन सी लेक्चर मेथड, या ऑप्शन डी डायरेक्टिव मेथड। और 12 का जो आंसर हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। ओके, यही अगर हम पहले एग्जाम्पल दे दें उसके बाद हम कुछ समझाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिडक्टिव मेथड। ओके, 12 का आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। पारंपरिक शिक्षण है, क्या है? निगमन है, ऑप्शन बी सम्मिश्रित है, ऑप्शन सी खेल आधारित है, या ऑप्शन डी ट्रेडिशनल टीचिंग है। जस्ट अ सेकंड। ओके, इंग्लिश में देख लीजिए इसका ऑप्शन ट्रेडिशनल टीचिंग। ट्रेडिशनल टीचिंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए डिडक्टिव है, ऑप्शन बी ब्लेंडेड है, ऑप्शन सी प्ले बेस्ड है, या ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पारंपरिक शिक्षण जो है वो है निगमन। निगमन है यानी डिडक्टिव मेथड है। ओके, 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। अप्रोच फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी हम लोग जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं, यानी पहले कि हम लोग, हाँ ऊपर में हिंदी में रह गया, हिंदी में आते हैं हम लोग। पहले इंग्लिश देख लीजिए क्वेश्चन 14 नंबर का। अप्रोच फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, यानी पहले जनरल यानी पहले एग्जाम्पल, उसके बाद फिर उसको सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, तो वो कौन सा विधि हो गया? ठीक है, डिडक्टिव, ऑप्शन बी प्ले बेस्ड, ऑप्शन सी ब्लेंडेड, या ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंट। वही हिंदी में देख लिए। सामान से विशिष्ट उपागम है, निगमम खेल आधारित, ऑप्शन सी सम्मिश्रित, या ऑप्शन डी प्रयोगात्मक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए निगमन यानी डिडक्टिव मेथड। मैंने आपको ऊपर में ही यहाँ पे बताया था ना, कहाँ गया? हाँ, डिडक्टिव मेथड जो पहले एग्जाम्पल देता है, ठीक है, उसके बाद फिर समझाते हैं एग्जाम्पल दे के। यानी जैसे कि यहाँ पे मैंने बुक बना दिया, ठीक है, अभी दिखा दिया ये बुक, ठीक है, अब इसके बाद इसको हटा दिया, उसके बाद फिर बच्चों को कहा कि देखो बच्चों यहाँ पे मैंने बुक यानी इमेजिन इमेजिन करने के लिए सिखाता है। यहाँ पे बुक रखा हुआ है, जैसे कैसे लेट पी एक्स है ना, ये इमेजिन करते हैं ना, हालांकि एक्स रहता नहीं है, ठीक उसी तरह। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, सॉरी 12 नहीं 14 नंबर क्वेश्चन था।
14 का जो आंसर हो जाएगा ए, डिडक्टिव मेथड। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षण है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण है क्या है? तो ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक, ऑप्शन बी सत्तावादी, ऑप्शन सी रचनात्मक, या ऑप्शन डी आलोचनात्मक। सॉरी, थोड़ा सा हिंदी पढ़ने से टफ है, ओके, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। टीचर सेंटर्ड टीचिंग, टीचर सेंटर्ड टीचिंग इज क्या है? डेमोक्रेटिव, ऑथोरिएटिव, ठीक है, ऑप्शन सी क्रिएटिव, या ऑप्शन डी क्रिटिकल डिसीजन बेस्ड। डेमोक्रेटिव, ऑथोरिएटिव, क्रिएटिव, या ऑप्शन डी क्रिटिकल डिसीजन बेस्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑथोरिएटिव, यानी खुद से सत्तावादी। टीचर सेंटर में क्या मतलब टीचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे कि एक एडम जो थे, एडम ने कहा था कि यहाँ पे मतलब दो ही होता है, एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है, ठीक है। तो बाद में एक और आए फिलोसफर, ठीक है, और उन्होंने कहा कि टीचर और स्टूडेंट तो होता ही है। आई थिंक इन्हीं के चेले थे, ठीक है। उन्होंने बताया टीचर तो स्टूडेंट होता ही है, लेकिन ये तो किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे तो बात करेंगे ना। तो उन्होंने ये, सॉरी मैं फिर से वो क्लियर करता हूँ, ये डाइपोलर का सिद्धांत दिए थे, डाइपोलर, ठीक है, एडम ने। उन्होंने कहा था कि एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, बस क्लास में दो ही चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन उनके बाद एक और फिलोसफर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ट्राइपोलर का इन्होंने सिद्धांत दिया था। बोले कि टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं, टीचर और स्टूडेंट होते हैं, इसके साथ साथ ये लोग जो है किसी के बारे में तो जिक्र करते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं सिलेबस, सिलेबस में क्या पढ़ना है, ब्लैक बोर्ड में क्या पढ़ाना है, तो वो तो बात होगा ना। तो वो किसके बारे में बात करते हैं? हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये ट्राइपोलर होता है, कि टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होता है और सिलेबस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि टीचर जो है इंडिपेंडेंट होता है, टीचर जो है इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट होता है, ओके। यानी टीचर, स्टूडेंट जो है डिपेंड होता है टीचर पे, किस पे डिपेंड होता है? टीचर पर डिपेंड होता है। यानी टीचर जो पढ़ाएगा उसको स्टूडेंट को पढ़ना है, और जो टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो खुद से कुछ भी पढ़ा सकता है, कुछ भी का मतलब सिलेबस में जो रहेगा वो पढ़ाएगा। तो इसलिए टीचर इंडिपेंडेंट हो गया और स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट हो गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ओके। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15 नंबर क्वेश्चन तो हो गया, ऑर्थोरिएटिव हो गया कि टीचर सेंटर टीचिंग क्या है। तो ये ऑर्थोरिएटिव है, यानी जो टीचर पढ़ाता है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, माप में पहला चरण कौन सा है? तो माप में पहला चरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए परीक्षण का अंकन, ऑप्शन बी परीक्षण का प्रबंधन करना, ऑप्शन सी परीक्षण का विकास, या ऑप्शन डी क्या मापना है इसका निर्णय। 16 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज, फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज। तो ऑप्शन ए स्कोरिंग द टेस्ट, ऑप्शन बी मैनेजिंग द टेस्ट, ऑप्शन सी डेवलपिंग द टेस्ट, या ऑप्शन डी डिसाइडिंग व्हाट टू मेजर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या मापना है इसका निर्णय करना है। माप का पहला चरण क्या आता है? तो पहले तो डिसाइड कीजिए ना कि क्या मापना है, ठीक है। आप लेसन प्लान किए होंगे, लेसन प्लान, तो लेसन प्लान में पहले बनाते हैं कि क्या आपको पढ़ाना है। सपोज डैट कोई ट्री के बारे में पढ़ाना है, तो ट्री के बारे में आप पढ़ाइएगा, उसके बारे में फिर बताइएगा। तो पहले तो डिसाइड कीजिएगा ना कि हाँ क्या पढ़ाना है। तो पहले डिसाइड क्या किए कि हम लोग पेड़ के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। तो उसी में यहाँ पे पूछ रहा है कि माप का पहला चरण क्या है, तो क्या मापना है इसका निर्णय लेते हैं, यानी उसका डिसीजन लेते हैं। तो डिसाइडिंग व्हाट टू मेजर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट, तो वो हो जाएगा डिसाइडिंग व्हाट टू मेजर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है? तो ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी आकलन, ऑप्शन सी माप, या ऑप्शन डी परीक्षण। सॉरी सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन यार, थोड़ा हिंदी में जो प्रोनाउंसिएशन ना बहुत टफ होता है, तो मुझे माफ कर देना भाई। 17 नंबर क्वेश्चन वही इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट स्कोप। देखिए सबसे कम स्कोप किसका आता है, इसके प्रोनाउंसिएशन कितना बढ़िया से हो रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग है द लीस्ट स्कोप, इसमें से कौन सा सबसे लीस्ट स्कोप है? तो ऑप्शन ए इवेल्युएशन, ऑप्शन बी असेसमेंट, ऑप्शन सी मेजरमेंट या ऑप्शन डी टेस्ट। देख लीजिए इसका आंसर, देखिए यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट, परीक्षण। यानी सबसे गुंजाइश कम किसकी है? तो वो परीक्षण का है, टेस्ट का। ऑप्शन डी हो गया आंसर इसका 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ना कि टाइम कम बचा है, और जितना जल्दी इसमें करीब आई थिंक 564 पेज है, ठीक है, 565 या 64 पेज है टोटल। ये आपको पूरा इतना क्वेश्चन करना है आपको, और टोटल जो है 1600 क्वेश्चन है, 1600 क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, बताइए, नहीं तो अपने मन में गेस कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए अंतिम स्थिति की जांच करना, ऑप्शन बी अगली कक्षा में पदोन्नति, या ऑप्शन सी छात्रों का चयन करना, या ऑप्शन डी छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है क्या है? टू चेक द फाइनल स्टेटस, ऑप्शन बी प्रमोशन टू नेक्स्ट क्लास, ऑप्शन सी सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, या ऑप्शन डी मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या उद्देश्य क्या है बताइए? तो आप किस लिए देते हैं? तो स्टूडेंट का प्रोग्रेस के लिए, कितना प्रोग्रेस किया है, क्या पढ़ा है, ठीक है, इसलिए हम लोग फॉर्मेटिव होता है। एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव भी होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव मतलब कॉमन है, और समेटिव मतलब सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा डी, मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसको सही क्रम में सजाना है। तो पहले कौन आएगा? परीक्षण आएगा, मापन आएगा, उसके बाद आकलन आएगा, या मूल्यांकन आएगा? ऑप्शन बी देख लीजिए, पहले मूल्यांकन आएगा कि परीक्षण आएगा, माप आएगा, उसके बाद आकलन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है सही वो आपको बताना है। ऑप्शन सी देख लीजिए, परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन या मापन। ऑप्शन डी देख लीजिए, आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, करेक्ट सीक्वेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो पहले टेस्ट होगा, उसके बाद मेजरमेंट होगा, उसके बाद असेसमेंट होगा, उसके बाद इवेल्युएशन होगा। ऑप्शन बी इवेल्युएशन, उसके बाद टेस्ट, उसके बाद मेजरमेंट, उसके बाद असेसमेंट। ऑप्शन सी देख लीजिए, टेस्ट, असेसमेंट, इवेल्युएशन, मेजरमेंट, या ऑप्शन डी असेसमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन और टेस्ट। देखिए मैं आपको सबसे इजी बता रहा हूँ कि सबसे लास्ट में जो होगा वो होगा इवेल्युएशन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन, ठीक है। जैसे सपोज कोई कॉपी है तो सबसे लास्ट में उसका चेक होगा, तभी उसी को इवेल्युएशन बोलते हैं। उसके बाद उसको नंबर मिलेगा कि हाँ भाई ये अच्छा, गुड है, ये एक्सेलेंट है, ठीक है, ये वेरी बैड है। तो कैसे मिलता है? तो सबसे लास्ट स्टेप इवेल्युएशन है। इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कि इवेल्युएशन किस में है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक अधिक विश्वसनीय होगा? तो ऑप्शन ए बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी संक्षिप्त उत्तर, या ऑप्शन डी समापन। तो ये तो आपको हमको लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए कि इसका आंसर बहुत कॉमन है। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मोर रिलायबल, यानी कौन सा इसमें ज़्यादा रिलायबल है, विश्वसनीय है? तो आप जनरली डेली जो मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें क्या लगाते हैं? तो ऑप्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन बी एसे, ऑप्शन सी शॉर्ट आंसर, या ऑप्शन डी कंप्लीशन। तो जनरली मॉक हम लोग लगाते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस, जिसको MCQ बोलते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। उसका आंसर हो जाएगा ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू मार्क रिलायबल, यानी किसको इसमें चिन्हित करना कठिन है, डिफिकल्ट है, ओके। तो ऑप्शन ए संक्षिप्त निबंध, ऑप्शन बी
असंरचित निबंध या ऑप्शन सी संक्षिप्त उत्तर या ऑप्शन डी बहुविकल्पीय प्रश्न। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर ऐसे, ऑप्शन बी अनस्ट्रक्चर ऐसे, ऑप्शन सी शॉर्ट आंसर या ऑप्शन डी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देखिए जो स्ट्रक्चर होगा तो उसको तो आसानी से हम लोग मार्क कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर को भी मार्क कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस को मार्क कर सकते हैं, लेकिन जो अनस्ट्रक्चर होगा बी जो होगा उसको हम लोग आसानी से चिन्हित नहीं कर सकते हैं। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ओके 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस कम कर देता हूँ दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्टिव तकनीकियों का उपयोग मूलतः मापने के लिए किया जाता है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है वो मेनली यूज फॉर, तो क्या यूज करने के लिए मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन ए खुफिया इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी व्यक्तित्व या ऑप्शन डी उपयुक्ता। ऑप्शन ए इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी पर्सनालिटी, ऑप्शन डी एप्टीट्यूड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी व्यक्तित्व। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक आर मेनली यूज टू मेजर पर्सनालिटी। तो 22 का आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, योग सॉरी योगात्मक मूल्यांकन मूलतः, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। समेटिव इवैल्यूएशन इज मेनली यूज फॉर ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ऑलवेज, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था कहीं पे, तो आपको बताया था, हाँ यहाँ पे देखिए समेटिव असेसमेंट यहाँ पे सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट में होता है। फॉर्मेटिव मतलब शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है। समेटिव जो है वो कब होता है, समेटिव एग्जाम अगर आपने एग्जाम स्कूल में दिया होगा उसका नाम भी होता है, एक यूनिट टेस्ट होता है, उसके बाद फॉर्मेटिव होता है, उसके बाद समेटिव होता है। ठीक है, तो समेटिव सबसे कहाँ सबसे लास्ट में होता है, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी कार्यक्रम के अंत में। आमतौर पर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है। तो आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है, यही को इंग्लिश में देख लीजिए, यूजुअली समेटिव इवैल्यूएशन इज। तो समेटिव इवैल्यूएशन जो है कब होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी में पहले पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है चल रहा है, सतत है, निर्णय प्रमाणित करता है, या ऑप्शन डी डायग्नोसिस्ट होता है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 24 इंग्लिश में देख लीजिए, ऑनगोइंग यूजुअली समेटिव इवैल्यूएशन इज ऑनगोइंग कंटिन्यूअस सर्टिफाइंग डिसीजन या डायग्नोसिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर्टिफाइंग डिसीजन, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, निर्णय प्रमाणित करता है, 24 का आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 सारांशित मूल्यांकन, यानी इसको हम समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इसको मतलब कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं, इसमें कौन सा उपयोग किए जाते हैं, उपकरण कौन सा पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दैनिक कार्य, ऑप्शन बी मौखिक पूछताछ, ऑप्शन सी शिक्षण अवलेखन, या ऑप्शन डी परीक्षण। यानी तो इसमें हम लोग को क्या करना था, टेस्ट देना पड़ता है। समेटिव मैंने क्या बताया था कि जो समेटिव होता है वो सबसे लास्ट में होता है, और सबसे एग्जाम के लास्ट में क्या होता है, अब एग्जाम तो उसको क्या लिखना पड़ता है, राइटिंग। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा परीक्षण यानी टेस्ट। 25 का आंसर हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा अंतराल क्लास इंटरवल, एक कक्षा अंतराल क्लास इंटरवल में प्राप्त अंकों की संख्या। तो ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी वर्ग सीमाएं, ऑप्शन सी चतुर्थक, ऑप्शन डी मध्य बिंदु। 26 नंबर क्वेश्चन का इंग्लिश देख लीजिए, नंबर पर स्कोर ऑब्टेन्ड क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी क्लास बाउंड्री, ऑप्शन सी क्वार्टाइल, या ऑप्शन डी मिड पॉइंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्कोर ऑब्टेन, यानी जो आपका मार्क्स आता है इंटरवल में उसको क्या कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी में हिंदी में क्या कहते हैं, तो आवृत्तियाँ। एक कक्षा अंतराल जो क्लास इंटरवल में प्राप्त अंकों की संख्या आवृत्तियाँ कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए,
अधिकतम न्यूनतम मूल्यों के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए मोड, रेंज, चतुर्थक या औसत। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम का मान जब हम लोग एक दूसरे को घटाते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग रेंज कहते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न निबंधन प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन ए छात्रों को सीखने की कठिनाई को निदान करता है, ऑप्शन बी चिन्हित करने के लिए निबंध है, ऑप्शन सी छात्र उत्तर का अनुमान लगा सकता है, या ऑप्शन डी वे जटिल सीखने के परिमाणों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। इंग्लिश में देख लीजिए, मेन एडवांटेज ऑफ एस्से टाइप क्वेश्चन, यानी जो एस्से टाइप क्वेश्चन है उसका मेन एडवांटेज क्या है, क्या उसका फायदा है? तो ऑप्शन ए कैन डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी इजी टू मार्क, यानी उसको आसानी से हम लोग मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन सी स्टूडेंट कैन गेस आंसर, यानी स्टूडेंट को हो, तो ये तो होता है एमसीक्यू में, ये तो गलत हो गया, ये कैसे होता है? एमसीक्यू में होता है कि गेस कर सकता है एबीसीडी करके। और ऑप्शन डी कैन मेजर कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम विच कैनॉट बी मेजर बाय अदर टाइप, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? तो ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी एमसीक्यू, ऑप्शन सी समापन, या ऑप्शन डी संक्षिप्त। मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेस्ट आइटम, तो ये तो मैंने ऊपर में ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी ऊपर में हम लोग किया था ये क्वेश्चन सेम टू सेम, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एमसीक्यू। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो एमसीक्यू मिलता है, जहाँ भी टेस्ट मॉक देने जाइए टेस्ट तो एमसीक्यू मिलेगा आपको, है कि नहीं? 29 नंबर क्वेश्चन होगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों का संस्थान कौन सा है? यानी फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट वाज, तो किसको कौन सा इसका फाउंडर है? तो टर्मन, टर्मन, ऑप्शन बी स्टर्नर, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, या ऑप्शन डी अल्फ्रेड बिनेट। इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में भी नाम सेम ही है, टर्मन, स्टर्न, गिलफोर्ड या अल्फ्रेड बिनेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी अल्फ्रेड बिनेट। इन आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन है? तो ये है अल्फ्रेड बिनेट। इंग्लिश में देख लीजिए, इसका भी हो जाएगा अल्फ्रेड बिनेट, विच फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट वाज। तो अभी का जो मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट है उसके फाउंडर कौन है? तो हो जाएंगे अल्फ्रेड बिनेट। ओके, तो ये हमारा 30 क्वेश्चन हो गया। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ तक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ओके, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू। अगर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसका कहाँ एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? क्योंकि पता चला कि जिसका नॉर्थ बिहार है उसका साउथ बिहार में सेंटर मिल रहा है, और जिसका साउथ बिहार में घर है उसको नॉर्थ बिहार में सेंटर मिल रहा है, ठीक है? हालांकि जो है जिसका जो हाँ होम स्टेट है, जो होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास सेंटर मिलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं बीपीएससी वाले कहाँ कुछ सोचते समझते नहीं है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, अगर आपका कोई सजेशन तो बता दीजिएगा। और इसमें मैंने लूसेंट का पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ओके, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, हिस्ट्री का पूरा करवा दिया, अभी बायो का चल रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर यू।